गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि लास्ट क्लास में आई वाज टेलिंग यू अबाउट द रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ मैंने कंप्लीट कर लिया था हमारी जूम लाइव क्लासेस में, और ये सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अभी हमें जो पढ़ना है दैट इज़ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो वो क्या होता है आइए समझते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एक्चुअली में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है थ्रू एनी कंडक्टर। तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द कंडक्टर, वो कोलॉइड करते हैं अदर इलेक्ट्रॉन से, दूसरे इलेक्ट्रॉन से वो भिड़ जाते हैं, ठीक, वो कोलॉइड करते हैं एंड विद द एटम्स एंड द आयंस प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ अ कंडक्टर। और जो एटम और आयंस अंदर होते हैं कंडक्टर के, उनसे ये कोलिजन करते रहते हैं वो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ड्यू टू दीज कोलिजन्स, इन कोलिजन्स के कारण होता क्या है, देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन और अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन्हीं के कारण होता क्या है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा हर्डल मिलता है, मुश्किल आती है ना, अपोजिशन मिलता है। सो द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ अ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो यही प्रॉपर्टी जो कंडक्टर की होती है, जिसके कारण आपका फ्लो ऑफ करंट जो अपोज हो जाता है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। नाउ resistance of a conductor is numerically equal to the ratio of potential difference across its end to the current flowing through it. That is, resistance is equal to potential difference upon current, that is R is equal to capital V upon capital I, where V is potential difference and I is current and R is resistance. The resistance of a conductor depends on length, thickness and nature of the material and also the temperature of the conductor. यानी कि ये इन चार चीज़ों पे डिपेंड करता है। फिलहाल हमको लेंथ, थिकनेस और मटेरियल पे ही ध्यान देना है। टेम्परेचर वाला पार्ट थोड़ा हायर क्लासेस में है, अभी हमें उतना डिटेल में नहीं जाना इसमें। नाउ अ लॉन्ग वायर या फिर कंडक्टर हैज़ मोर रेजिस्टेंस दैन कंपेयर टू द शॉर्ट वायर, यानी कि जो लंबा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम छोटे वायर की बात करते हैं। और जो मोटा वायर होगा, थिक वायर, उसके पास कितना होगा? थिक वायर के पास लेस रेजिस्टेंस होगा, वेयर एज थिन वायर विल हैव मोर रेजिस्टेंस। पतले वायर के पास ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा और मोटे वायर के पास कम रेजिस्टेंस होगा। तो इन चीज़ों को बाद में हम और थोड़ा अच्छे से देखेंगे। राइज इन द टेम्परेचर ऑफ अ वायर और द कंडक्टर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस, यानी कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वायर का या कंडक्टर का, तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब इस रेजिस्टेंस की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, यानी कि एसआई यूनिट जो होती है, दैट इज़ ओम, ठीक है, OHM, ओम। और इसको हम ओमेगा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, राइट? सब लोग देख पा रहे हैं। नाउ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। ये आपका होता है कांस्टेंट, ये वाली क्वांटिटी आपकी होती है कांस्टेंट, दैट इज़ V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, या फिर R इज इक्वल टू V अपॉन आई। अच्छा, बात कर लेते हैं थोड़ा सा और। यहाँ पर जो है आपका, अगर हम 1 ओम की बात करें तो 1 ओम बेसिकली डेफिनेशन क्या हो जाएगी 1 ओम की? भाई अगर 1 वोल्ट आपका पोटेंशियल है और उसके थ्रू करंट जो फ्लो हो रही है वो 1 एम्पियर की हो रही है, तो यहाँ से हमें 1 ओम की डेफिनेशन मिल जाती है। 1 ओम इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर सच दैट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू इट्स एंड अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, ठीक है बेटा। अब वी फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर बाय यूजिंग ओम्स लॉ इक्वेशन। अब इस ओम्स लॉ का इक्वेशन को यूज़ करके हम निकालेंगे। दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स इसमें और क्लियर हो जाएगा। तो तीनों एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, चलो। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है और करंट हमें पता है, रेजिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा रेजिस्टेंस निकल आएगा। देखो यही चीज़ हुआ है यहाँ पे, आप लोग भी ट्राई करना, अपने से हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला रखा है, उसमें वैल्यूज़ को रखना है और सॉल्व हो जाना है। नाउ अ सिंपल सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज़ अ 24 वोल्ट बैटरी एंड अ रजिस्टर ऑफ 60 ओम्स। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट? द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज नेग्लेजिबल, ठीक है। कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल मान रहा है, बाकी हमें ये निकालना है। तो यहाँ भी फॉर्मूला बेस्ड सब कुछ हो गया और हमारा आंसर सिंपली इस तरीके से, भाई हमारे पास 3 वेरिएबल है, उसमें से 2 नोन है, तो एक जो अननोन है उसको हम निकाल लेंगे। तो मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन होता तो सॉल्व कर लेते आप, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन आती है ना हमारे घरों में,
व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ, अगर इसको कनेक्ट कर दिया गया 110 वोल्ट की सप्लाई लाइन से। पहली चीज़ आपने क्या सीखी थी कि रेजिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। सीखा था कि नहीं सीखा था? बिल्कुल सीखा था। तो आप क्या करोगे, आपको जब दिया हुआ है ना एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई लाइन, तो 220 वोल्ट सप्लाई लाइन जब आता है तो उसमें से वो 3.4 एम्पियर की करंट को लेता है। तो आप यहाँ से इन दोनों की पहले रेजिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। रेजिस्टेंस निकाल लोगे क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो चाहे सप्लाई लाइन 110 हो चाहे 100 हो, तो रेजिस्टेंस तो चेंज होना नहीं है। तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस पहले निकाल लोगे 220 वोल्ट और 3.4 एम्पियर से। रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे निकला हुआ है। फिर उसके बाद इसने क्या निकाल दिया है, इसने जो है करंट निकाल लिया है जब आपका वोल्ट सप्लाई 110 होगा। तो वेरी सिंपल, ठीक। चलो ये तो सैम्पल था, हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। नाउ ग्राफ बिटवीन V एंड I, यानी कि ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या होगा देखो यहाँ पे, ये जो हमारा ओम्स लॉ होता है, या फिर इफ़ द ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ करंट, अगर ग्राफ को स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन मिला तब हम सीधे के सीधे क्या कह देंगे, अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैन बी ऑब्टेन ओनली इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कभी भी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज़ होती हैं उनका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन ही बनता है। मान लो A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है, तो अगर हम A और B के बीच का ग्राफ बनाएंगे तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा हमको, वो इस तरीके से कुछ ऐसा मिलेगा ग्राफ। इज़ इट क्लियर? तो ये बहुत ही एक सिंपल चीज़ है, ठीक है। नाउ 9th में भी आपने ग्राफ वगैरह देखा था, तो यहाँ पे भी वही चीज़ कह रहा है। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो इनका जो ग्राफ है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब हल्का फुल्का अगर ग्राफ पड़ा हुआ है तो ये वाला क्वेश्चन सैम्पल आप सॉल्व आराम से कर सकते हो, क्योंकि ग्राफ आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी क्लास 9th में, ठीक है। चलो तो ग्राफ पेपर में इसको आप लोग, ये होमवर्क है, आप लोग ज़रूर करके मुझे दिखाना, ये वाला क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व करना। ओके चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी यहाँ पे और स्लोप वगैरह कैलकुलेट होता है, ठीक है। आप इसको देखना, नहीं आएगा तो पूछ लेना। अभी ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि ओम्स लॉ को वेरीफाई करता है। तो कैसा एक्सपेरिमेंट है भाई, हम भी देखते हैं। इफ़ वी कैन शो दैट फॉर अ गिवन कंडक्टर से अ पीस ऑफ रेजिस्टेंस वायर सच एज अ निक्रोम वायर, निक्रोम इज़ एन एलॉय जिसका कि वायर बनता है, द रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का वो कांस्टेंट होता है, देन ओम्स लॉ विल बी गेट वेरीफाइड। अगर हम इसको प्रूफ कर दें कि हमारा जो रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का वो कांस्टेंट है तो ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, और अगर ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन आया तब भी हमारा ओम्स लॉ वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे हम देखते हैं कैसे करेंगे। सपोज वी हैव अ पीस ऑफ रेजिस्टेंस वायर आर विच इज़ अ कंडक्टर यहाँ पे है, एंड वी वॉन्ट टू वेरीफाई ओम्स लॉ फॉर इट, दैट इज़ वी वॉन्ट टू शो दैट द कंडक्टर आर ओबे कर रहा है ओम्स लॉ को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर दिस पर्पस हम एक बैटरी लेंगे, स्विच लेंगे, रियोस्टैट लेंगे। रियोस्टैट जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, उसमें एक चीज़ होता है जिसको हम आगे पीछे करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है, कम ज़्यादा होती है, तो इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं, या फिर इसका नाम जो है डिवाइस का नाम इस रियोस्टैट, ठीक है। एन एमीटर ए एंड अ वोल्टमीटर वी एंड सम कनेक्टिंग वायर्स यूजिंग ऑल दीज एंड द कंडक्टर आर वी मेक अ सर्किट, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। डायग्राम में दिख रहा है आपको सर्किट, आपने बना ली इस तरीके से, ठीक है। और कैसे कैसे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, एमीटर वोल्टमीटर जैसे मैंने सिखाया था वैसे ही लगाए हुए हैं, देखो, है ना। टू स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट द सर्किट इज़ कम्प्लीटेड बाय प्रेसिंग द स्विच एस। तो पहले जब एस को हम स्विच को प्रेस करेंगे तभी हमारी सर्किट कंप्लीट होगी, अदरवाइज सर्किट ब्रेक है। ऑन पासिंग द स्विच अ करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन अ होल सर्किट इंक्लूडिंग द कंडक्टर आर। तो कंडक्टर में भी करंट फ्लो करने लगेगा पूरे सर्किट के साथ। दिस करंट इज शोन बाय द एमीटर, और ये करंट का डिटेक्ट कैसे करेंगे हम, एमीटर से कनेक्ट करेंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे, है ना। द रियोस्टैट RH is initially so adjusted that a small current pass through a circuit। मतलब रियोस्टैट को हमने ऐसा एडजस्ट कर दिया, मतलब इतना ज़्यादा कर दिया है ताकि इस सर्किट से केवल छोटा सा ही अमाउंट करंट जा सके। भाई रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा, रियोस्टैट का रेजिस्टेंस हम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतने करंट ये कम पास करने देगा, क्योंकि ये तो स्पीड ब्रेकर होता है ना एक तरीके का करंट के लिए। नाउ द एमीटर रीडिंग इज़ नाउ नोटेड, दिस रीडिंग गिव्स अस द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर आर, और वोल्ट मीटर की रीडिंग हमको दे देगा कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक। तो यहाँ से हमको V मिल जाएगा और I मिल जाएगा।
द करंट इन द सर्किट इज़ नाउ इंक्रीज स्टेप बाय स्टेप। अब हम करंट जो सर्किट में है उसको इंक्रीज़ करेंगे। कैसे इंक्रीज़ करेंगे? रियोस्टैट की रेजिस्टेंस वैल्यू को घटाएंगे। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे ही रियोस्टैट की घटेगी वैसे ही करंट ज़्यादा फ्लो करने लगेगा करंट सर्किट में, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी हम लिखते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से होगा क्या बेटा, अब जो है V अपॉन आई आपका हमने यही सीखा था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट होता है। तो अलग अलग V के लिए अलग अलग I की वैल्यू हमको मिल जाएगी, या फिर अलग अलग I के लिए अलग अलग V की वैल्यू हमको मिल गई। अब जो है हम इसको एक एक रे करके रेशियो हर बार का निकाल लेंगे, और अगर वो रेशियो हमको कांस्टेंट मिला तब हम इस तरीके से इस ओम्स लॉ को वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा बेटा। नाउ आगे बढ़ते हैं, गुड कंडक्टर, रेजिस्टर्स और इंसुलेटर्स। तो गुड कंडक्टर, रेजिस्टर, इंसुलेटर ये क्या होते हैं भाई, इसको भी देख लेते हैं। ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑल द सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। तो उनके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के मदद से हम किसी भी मटेरियल को 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, गुड कंडक्टर, रेजिस्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, Those substances which have low electrical resistance are called good conductors। ऐसे सब्सटेंस जिनका कि आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम है उसको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर। ठीक है, अ गुड कंडक्टर इज दैट मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट वेरी ईजिली। ठीक है, सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर एंड एलुमिनियम मेटल्स आर ऑल्सो अ गुड कंडक्टर। इलेक्ट्रिक वायर आर मेड ऑफ कॉपर एलुमिनियम, क्योंकि इसका कॉस्ट भी ज़्यादा लो होता है और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी बहुत लो होती है। अब सिल्वर का वायर बना देंगे तो पता चला वायर ही चोरी करके भाग जा रहे लोग। ठीक, दो सब्सटेंसेज विच हैव कंपेरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उनको हम रेजिस्टर्स बोलते हैं। द एलॉयज़ लाइक, एलॉयज़ क्या होते हैं, 2 या फिर 3 मेटल का मिक्सचर, तो इसको मिला करके एलॉय बनाते हैं। एलॉय जैसे नाम रखते हैं एलॉय का, निक्रोम हो गया, मैंगनीन हो गया, या कॉन्स्टेंटाइन हो गया, या फिर उसको हम यूरेका भी बोलते हैं। इन सब के पास हाई रेजिस्टेंस होता है तो इनको हम रेजिस्टर बोलते हैं। रेजिस्टर्स आर यूज्ड टू मेक दोज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वेयर हाई रेजिस्टेंस इज़ रिक्वायर्ड। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल आयरन हो गया या फिर एमर्सन रॉड हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अ रजिस्टर रिड्यूसेस द करंट इन द सर्किट। रजिस्टर का काम ही क्या है, करंट को रिड्यूस करना है ना। दो सब्सटेंसेज विच हैव हाई इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनका कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई है उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर, क्योंकि करंट पास ही नहीं होने देगा अपने से, इतना ज़्यादा हाई रजिस्टर हो जाएगा तो। एन इंसुलेटर डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। रबर इज़ एन एक्सीलेंट इंसुलेटर। इलेक्ट्रीशियंस इसीलिए तो हैंड ग्लव्स पहनते हैं रबर के, ताकि इनको करंट ना लगे। चलो, अब आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। ठीक है, फ़िलहाल के लिए आप इसको ट्राई करना और हम इसको भी सॉल्व करेंगे। नाउ नेम द लॉ विच रिलेट्स द करंट ऑन अ कंडक्टर इन पोटेंशियल डिफरेंस। ऑब्वियसली ओम्स लॉ है वो, है ना। नेम द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ओम, है ना, सिंबल। नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज ओम, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये वायर तो आप कर ही लोगे। न्यूमेरिकल पे आते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम। करंट कितना होगा, अरे भाई R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, है ना। R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। क्वेश्चन नंबर, इसको देखो आप, क्वेश्चन नंबर 9 है भाई। V हमको कितना दे दिया, 20 वोल्ट। ठीक है, और R हमको दे रखा है क्वेश्चन में, कहाँ गया R, 5 ओम। तो करंट पूछा है, करंट क्वेश्चन मार्क। तो हमारा क्या था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन में आई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, V है 20 और I है कुछ नहीं, बट I को इधर ले जाओ, R को इधर ले आओ, तो आपका बन जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब यहाँ पे 20 अपॉन में 5, 5 1 जा 5 4, तो करंट कितना आ गया, 4 एम्पियर। यूनिट का ध्यान रखना भाई, या रेजिस्टेंस ओम में ही होना चाहिए। ठीक है, मिली मेगा लगा है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। करंट भी एम्पियर में होना चाहिए और वोल्ट में होना चाहिए आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये तो इस तरीके से न्यूमेरिकल आपके हो जाएंगे। ठीक है, नाउ अभी शॉर्ट आंसर्स है थोड़े से, इसमें भी न्यूमेरिकल आप देख लो। चलो 16 का बी वाला पार्ट करते हैं। व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर देयर इज़ अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट में खेल कर दिया। यहाँ पे हमको पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट दिया। देखो 12 वोल्ट की बैटरी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। इस कनेक्टेड अननोन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमको नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क। करंट हमको पता है कितना है,
2.5 मिली एम्पेयर। मिली का मतलब मैंने क्या बताया था, 10⁻³ तो आपका ये हो जाएगा I इज़ इक्वल टू 2.5 अपॉन में 10⁻³ या फिर मल्टीप्लाई में 10⁻³ सेम चीज़ है ना, या तो मल्टीप्लाई 10⁻³ कर दो या तो अपॉन में 10⁻³ कर दो। तो आप इसको हटा देते हैं, इंटू -3 ही करो, इतना एम्पियर ये करंट है आपका, ठीक। मिली मतलब 10⁻³, बस यहीं से रेजिस्टेंस निकाल लोगे। रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, V अपॉन में I। अच्छा V कितना है 12 और I कितना निकल के आया है भाई, I आपका हो गया 2.5 इंटू 10⁻³ अच्छा 10⁻³ को ऊपर ले जाओ, ठीक है, बिल्कुल 10⁻³ को ले गए ऊपर, तो ये हो गया 12 इंटू 10⁻³ अपॉन में 2.5, ठीक है। तो 2.5 इसको हल्का सा बनाओगे, यहाँ वो लग जाएगा, 0 लग जाएगा, 5 काट दो, 5 5 5 आपका ये हो जाएगा 2 10, 2 यहाँ गया 4, ठीक है 20, तो 5 1 5 ये हो जाएगा आपका 4.8 इंटू 10⁻³ इतना आपका रेजिस्टेंस ओम आएगा। तो क्या आंसर मैच कर लेना आप, बाकी तो कैलकुलेशन आप कर ही लेना। चलो ये तो आंसर हो गया आपका भाई। इसी तरीके से सारे हमारे क्वेश्चंस हैं। अब थोड़ा सा 19th वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, इसको आप ज़रूर ट्राई करना, ठीक, इसको ज़रूर ट्राई करना। ग्राफ वाला क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन कर पाता है, कोई नहीं कर पाएगा तो हम उसको नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। ओके, तो इसी में कंटिन्यू भी कर सकते हैं, कंटिन्यू कर ही लेते हैं, बल्कि रेजिस्टिविटी नेक्स्ट टॉपिक में रखेंगे। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहे हैं, कौन कौन से हैं। लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, भाई रेजिस्टेंस को कौन कौन चीज़ अफेक्ट करता है, क्या बताया था वहाँ पे, लेंथ, एरिया, नेचर और टेम्परेचर किस तरीके से करता है, इसको देखेंगे। देखो इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑन अ कंडक्टर, तो लेंथ जो होता है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि लेंथ जितना बढ़ेगा उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा आपका, ठीक है। लेंथ अगर डबल कर दोगे रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, लेंथ को हाफ कर दोगे लेंथ को तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। इज़ इट क्लियर। अच्छा, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इन्वर्स डिपेंडेंस होता है, यानी कि अगर हम बात करें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटता है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इस रिलेशन को आप नोट कर लेना, ठीक है, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके या फिर अपने कॉपी में नोट करते चलो। अभी तक नोट्स सारे सबके बन जाने चाहिए यहाँ तक, ठीक। तो इस तरीके से एरिया पे डिपेंड करता है ये, यानी कि अगर शॉर्ट लेंथ ऑफ अ थिक वायर है इट इज़ यूज फॉर गेटिंग लो रेजिस्टेंस, एंड अगर लॉन्ग लेंथ ऑफ थिन वायर है इट इज़ यूज फॉर गेटिंग हाई रेजिस्टेंस। तो थिकनेस ऑफ द वायर इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय इट्स डायमीटर, तो डायमीटर से ही तो थिकनेस का आइडिया लगता है, कितना क्रॉस सेक्शन का कितना डायमीटर। देखो क्रॉस सेक्शन क्या होता है वायर का, भाई कोई वायर इस तरीके से है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है वायर, अगर देखो बहुत जूम करके तो इसको कट करोगे तो आपको सर्कल ही तो, या फिर क्रॉस सेक्शन का किनारा देखोगे आप तो ये सर्कल ही तो दिखेगा, यही होता है क्रॉस सेक्शन। तो इस क्रॉस सेक्शन का जो आपका एरिया होता है वो सर्कल होता है एक्चुअली में। सर्कल का एरिया कितना होता है πr², तो यहाँ पे जो एरिया की बात करेगा ना वो सर्कल के एरिया की बात करेगा πr², ठीक है। इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ द मटेरियल, भाई नेचर ऑफ द मटेरियल भी डिपेंड करता है किस तरीके से। देखो सम मटेरियल्स हैव लो रेजिस्टेंस वेयर एज अदर हैव हाई रेजिस्टेंस, तो इसी तरीके से है, ठीक है भाई। सेम सिमिलर वायर ले लो आप, लेकिन नेचर अलग अलग है, इक्वल लेंथ का इक्वल डायमीटर का, लेकिन फिर भी निक्रोम का ले लो और एलॉय का ले लो तो आपको दोनों का ही रेजिस्टेंस अलग अलग मिलेगा। निक्रोम का जो वायर होगा उसका रेजिस्टेंस 60 टाइम्स मोर देन द कॉपर वायर, सोच लो इतना ज़्यादा होता है, ठीक है। अभी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब टेम्परेचर का तो बताया ही था ना, रेजिस्टेंस ऑफ और प्योर मेटल्स, अगर प्योर मेटल की बात करते हैं उन सब का रेजिस्टेंस विल इंक्रीज इन रेजिंग द टेम्परेचर, और डिक्रीज़ होगा अगर टेम्परेचर घटाएंगे, ठीक। अब ठीक है, यहाँ तो ये तो इफेक्ट था, इसको रीड करिएगा क्लियर हो जाएगा आपको, ओके। और बाकी उसके बाद ये रेजिस्टिविटी वगैरह है, तो रेजिस्टिविटी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। रेजिस्टिविटी पूरा अलग से ही एक टॉपिक है, थोड़ा सा लंबा है, फिर इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह है, ठीक। तो अभी हम रेजिस्टिविटी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, इसको अच्छे से पढ़ लेना, वीडियो को देख लेना, अगर मैंने जल्दी बोला है तो रिवाइंड करके फिर से देख लो, ठीक है। कोई ऐसी जूम क्लास तो है नहीं कि हो गया तो हो गया,
अभी आप इसको आप आराम से देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, और बुक को रीड करो, साथ के साथ एन भी रीड करना, बिकॉज एन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मैं रेफरेंस बुक से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एन को ज़रूर रीड करना, एक एक लाइन उसकी इंपॉर्टेंट है। चलो, तो सी यू नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए जितना भी हुआ इसको नोट्स मुझे भेज देना, और टेक केयर।